कलकत्ता साल 1908। एक घोड़ा गाड़ी पर एक जोरदार धमाका होता है। निशाना का एक बदनाम और क्रूर ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड। लेकिन वो उस गाड़ी में था ही नहीं। और बस इसी एक बम ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आज हम इसी दौर की गहराइयों में उतर रहे हैं, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें 20वीं सदी की शुरुआत के बंगाल में ले जाते हैं। यहाँ गुप्त समितियां थीं, दिलेर योजनाएं थीं और ऐसे नौजवान थे जिन्होंने सिर्फ अर्जियों से नहीं बल्कि हथियारों के दम पर आज़ादी का सपना देखा था। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे की सोच क्या थी और इन कोशिशों का अंजाम क्या हुआ। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सब कुछ बंगाल से शुरू होता है। स्रोत बताते हैं कि 1902 के आसपास कुछ गुप्त समितियां बनने लगी थी, जिनमें सबसे मशहूर थी अनुशीलन समिति। लेकिन मुझे एक बात समझनी है, इन समितियों का शुरुआती मकसद क्या था? क्या ये शुरू से ही बम और पिस्तौल की बात कर रहे थे? शुरुआत में इन समितियों का काम था सदस्यों को शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाना। अच्छा, मतलब सोचिए, एक तरह के कल्चरल क्लब या जिम जहां लाठी चलाना, कसरत करना और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। 1907-8 तक तो इनकी गतिविधियां बहुत ही सीमित थी। हाँ, तो ये एक तैयारी का दौर था जहां नींव रखी जा रही थी। बिल्कुल, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो फिर ये बदलाव कैसे आया? ये शारीरिक प्रशिक्षण वाले समूह अचानक से हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी कैसे बन गए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी 1905 का बंगाल विभाजन और उसके बाद का स्वदेशी आंदोलन। जब शांतिपूर्ण विरोध पर भी अंग्रेजों ने लाठियां बरसाईं, तो युवाओं का एक बड़ा वर्ग ये मानने लगा कि विनम्रता से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा। इसी माहौल में अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के ही कुछ गरम दिमाग वाले सदस्यों जैसे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नाम का एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया। अच्छा, तो हमारे पास अनुशीलन समिति है और फिर ये युगांतर भी है। क्या ये कोई अलग गुट था या उसी संगठन का एक हिस्सा? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये एक बेहतरीन सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि अनुशीलन समिति एक बड़ा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मकसद एक आधार तैयार करना था। ठीक है। और युगांतर उसी के अंदर से निकला एक ज्यादा रैडिकल, मतलब एक्शन पर फोकस करने वाला गुट था, जो इंतजार नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। युगांतर सिर्फ एक अखबार का नाम नहीं था, ये उस पूरी सोच का नाम बन गया जो तत्काल कार्रवाई चाहती थी। और इस अखबार में किस तरह की बातें लिखी जाती थी? क्या ये सिर्फ सरकार की आलोचना करते थे? आलोचना से कहीं कहीं ज्यादा ये खुलेआम क्रांति की वकालत करते थे। अच्छा। जैसे बारिसल सम्मेलन में जब पुलिस ने लोगों पर बहुत जुल्म किया, तो युगांतर ने लिखा था, इसका उपाय जनता के पास है। भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे और इस जुल्म को रोकना होगा। वाह। और सबसे अहम लाइन, बल का जवाब बल से ही देना होगा। तो आप देखिए, ये बस एक लेख नहीं था, ये तो सीधे सीधे एक्शन लेने का बुलावा था। बिल्कुल, एक तरह से ये क्रांतिकारियों की भर्ती का खुला विज्ञापन था। तो ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं थी, ये एक्शन का एक ब्लूप्रिंट था। और इस बुलावे को जमीन पर हकीकत में बदलने में कितना वक्त लगा? लगभग तुरंत। स्रोत बताते हैं कि यहीं से तैयारी से आक्रामकता की तरफ एक बड़ा मोड़ आया। 1907 में युगांतर समूह ने सर फुलर की हत्या की नाकाम कोशिश की। और उनका पहला निशाना चुनना भी बहुत कुछ कहता है। फुलर बंगाल विभाजन के पीछे के अहम अधिकारी था। सही कहा। लोगों में उसके लिए बहुत गुस्सा था। तो ये कोई अंधाधुंध हिंसा नहीं थी, ये एक सोचा समझा राजनीतिक हमला था जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मनोवैज्ञानिक असर डालना था। इसके बाद दिसंबर 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर की ट्रेन को पटरी से उतारने की भी कोशिशें हुई। दोनों ही कोशिशें नाकाम रहीं। तो इन नाकामियों के बाद समूह के अंदर का माहौल कैसा था? क्या वो निराश थे या इसे उन्हें कुछ और बड़ा करने की जिद पकड़ ली? दूसरा वाला। स्रोत बताते हैं कि उनके अंदर जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन थी। उन्हें लग रहा था कि इन छोटे मोटे हमलों से कोई बड़ा संदेश नहीं जा रहा है। और इसी फ्रस्ट्रेशन और कुछ बड़ा करने की जिद ने उन्हें मुजफ्फरपुर की उस योजना की तरफ धकेला जो आखिरकार बहुत दुखद साबित हुई। और यही कहानी में असली मोड़ आता है। 1908 में मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंक दिया। लेकिन जैसा आपने शुरू में बताया, किंग्सफोर्ड उस बग्गी में था ही नहीं। और बदकिस्मती से 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। हाँ, इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था।
पकड़े जाने के डर से प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई। ये सोचना भी मुश्किल है, खुदीराम बोस सिर्फ एक टीनेजर थे। क्या स्रोतों से इस बात का कोई अंदाजा मिलता है कि उनकी फांसी का आम जनता, खासकर बंगाल के दूसरे नौजवानों पर क्या असर हुआ? क्या वे डर गए या इसने उन्हें और प्रेरित किया? इसने उन्हें प्रेरित किया। डर की जगह खुदीराम बोस एक हीरो, एक शहीद बन गए। अच्छा। उनकी फांसी ने क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी को आग से भर दिया। वो एक लोक नायक बन गए जिनके नाम पर गीत लिखे गए। तो सरकार ने सोचा था कि इस फांसी से वो युवाओं को डरा देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई की होगी। हाँ, उन्होंने इसे एक अकेली घटना नहीं माना। कलकत्ता में माणिकतल्ला में क्रांतिकारियों के ठिकाने पर छापा मारा गया और पूरी अनुशीलन समिति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें घोष बंधु भी थे, अरबिंदो और बरिंद्र। हाँ, वो दोनों भी शामिल थे। इन सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया। इल्जाम था राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ना, जिसकी सजा सीधे सीधे फांसी थी। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि अरबिंदो घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। ये अपने आप में एक बड़ी बात लगती है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सीआर दास उस समय के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता और नामी वकील थे। उनका इस केस में क्रांतिकारियों का बचाव करने के लिए आगे आना ये दिखाता है कि इस आंदोलन को राष्ट्रवादी मुख्यधारा से भी सहानुभूति मिल रही थी। ये सिर्फ कुछ भटके हुए नौजवानों का काम नहीं माना जा रहा था। बिल्कुल नहीं। और दास ने कोर्ट में जो भावनात्मक और जोरदार दलीलें दी, उसके चलते जज ने अरबिंदो के खिलाफ सबूतों को बहुत कमजोर माना और उन्हें बरी कर दिया। हाँ, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ? बरिंद्र बोस और बम बनाने वाले उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया और उन्हें काला पानी भेज दिया गया। इसी केस के दौरान एक और नाटकीय घटना हुई। नरेंद्र गोसाई नाम का एक क्रांतिकारी सरकारी गवाह बन गया था। अच्छा। उसे जेल के अंदर ही सत्येंद्र नाथ बोस और कनाईलाल दत्ता ने गोली मार दी। जेल के अंदर? हाँ, जेल के अंदर। ये क्रांतिकारियों के बीच गद्दारी को लेकर उनके सख्त रवैये को दिखाता है। वे ये संदेश देना चाहते थे कि जो भी आंदोलन को धोखा देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो अंग्रेजों को लगा होगा कि अलीपुर केस में सजा सुनाने के बाद उन्होंने इस आंदोलन की कमर तोड़ दी है। हाँ। लेकिन स्रोतों के हिसाब से ये उनका एक बड़ा मिसकैलकुलेशन था, है ना? बिल्कुल। असल में इस दमन का असर उल्टा हुआ। इसने आंदोलन को एक जगह से हटाकर कई छोटी छोटी जगहों पर फैला दिया और उन्हें और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। तो हत्याएं लुकी नहीं। इस सरकारी वकील की हत्या हुई और 1910 में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, जो अलीपुर केस से जुड़े हुए थे। और इसी दौर में आंदोलन बंगाल से बाहर भी फैलना शुरू हो गया था। हाँ, इसका श्रेय रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल जैसे नेताओं को जाता है। उन्होंने पंजाब, दिल्ली और संयुक्त प्रांत तक एक गुप्त नेटवर्क बना लिया था। और उनकी सबसे बड़ी और सबसे साहसी कार्रवाई हुई दिसंबर 1912 में। हाँ। अच्छा, तो अब हम दिल्ली पहुंच गए। ये राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का वक्त था और वाइसरॉय हार्डिंग एक बड़े जुलूस के साथ शहर में दाखिल हो रहा था। ये तो सीधे अंग्रेजी हुकूमत की शान पर हमला करने जैसा था। और उन्होंने वही किया। जब वाइसरॉय हार्डिंग का जुलूस चांदनी चौक से गुजर रहा था तो उस पर एक बम फेंका गया। हार्डिंग बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन मरा नहीं। सही कहा। लेकिन आप सोचिए, नई राजधानी में ब्रिटिश राज के सबसे बड़े नुमाइंदे पर दिन दहाड़े हमला। ये एक संदेश था कि क्रांतिकारी कहीं भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस हमले की प्लानिंग के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? इतने बड़े सुरक्षा घेरे में वो बम फेंकने में कामयाब कैसे हुए? इस पूरी योजना के पीछे रासबिहारी बोस का दिमाग था। कहा जाता है कि बम फेंकने वाले बसंत कुमार बिश्वास ने महिला का भेष धर रखा था ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा। हाँ, इस हमले के बाद जो जांच हुई उसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। इसमें कई लोगों को फांसी दी गई, लेकिन रासबिहारी बोस वो भेष बदलकर भागने में कामयाब रहे और कभी पकड़े नहीं गए। और वो बाद में जापान चले गए और वहां से आजादी की लड़ाई जारी रखी। बिल्कुल। तो एक तरफ दिल्ली में ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ बंगाल में आंदोलन एक नए नेता के तहत फिर से संगठित हो रहा था। यहाँ कहानी में जतिंद्रनाथ मुखर्जी यानी बाघा जतिन की एंट्री होती है। सही कहा। बाघा जतिन एक करिश्माई नेता थे। उन्होंने बिखरे हुए योगांतर गुटों को फिर से एकजुट किया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में संगठन को एक नई जान दी। और यहाँ से उनकी योजनाएं और भी बढ़ी और
अंतर्राष्ट्रीय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अब वो भारत के बाहर से भी मदद लेने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये पहला विश्व युद्ध का समय था। अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उलझे हुए थे। तो क्रांतिकारियों ने इसे एक मौके की तरह देखा। बिल्कुल, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली नीति अपनाते हुए युगांतर पार्टी ने जर्मनी से संपर्क साधा। योजना ये थी कि जर्मनी पानी के जहाजों से हथियार और गोला बारूद भारत भेजेगा। और इसे ही जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान कहा जाता है। हाँ, यही वो मशहूर प्लान था। ये तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लगती है। सिर्फ हथियार मंगवाकर उनका क्या करने का इरादा था? ये एक अखिल भारतीय सशस्त्र विद्रोह की योजना थी। अच्छा, प्लान था कि इन हथियारों से एक गुरिल्ला सेना बनाई जाएगी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम के किले पर कब्जा किया जाएगा और फिर पूरे देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को भी बगावत के लिए उकसाया जाएगा। बिल्कुल, अगर ये कामयाब हो जाता तो शायद 1857 जैसी एक और क्रांति हो सकती थी। इस बड़ी योजना के लिए पैसे भी बहुत चाहिए होंगे, उसका इंतजाम कैसे हुआ? उसके लिए उन्होंने कई दुस्साहसी डकैतियां की, जैसे टैक्सी कैब डकैती और नाव डकैती। ये कोई आम लूटपाट नहीं थी? नहीं, ये राजनीतिक डकैतियां थीं जिनका मकसद क्रांति के लिए फंड इकट्ठा करना था। बाघा जतिन खुद ओडिशा के बालासोर तट पर जर्मनी से आने वाले हथियारों के जहाज का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किसी ने गद्दारी कर दी। हमेशा की तरह एक गद्दार ने सारी योजना पुलिस को बता दी। पुलिस को पता चल गया कि बाघा जतिन अपने कुछ साथियों के साथ बालासोर में छिपे हैं। और पुलिस ने उन्हें घेर लिया। हाँ, दोनों तरफ से घंटों तक गोलीबारी हुई। अंत में सितंबर 1915 में बाघा जतिन गोलियां लगने से बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में एक नायक की तरह शहीद हो गए। उनका आखिरी नारा था, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। इस घटना के साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हो गया। तो ये थी भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण की कहानी। जुनून, हिम्मत, बलिदान और कुछ त्रासदियों की कहानी। स्रोत हमें बताते हैं कि ये क्रांतिकारी अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी अंग्रेजों को तुरंत उखाड़ फेंकने में शायद सफल न हुए हों, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा जरूर भर दी थी। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करें तो स्रोतों में कुछ जरूरी बातें भी उठाई गई हैं, जिन्हें हम पूरी चर्चा में देख भी चुके हैं। पहली बात, इन गतिविधियों में हिंदू प्रतीकों और भाषा पर बहुत ज्यादा जोर था, जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे जुड़ नहीं पाया। सही कहा। हाँ, ये एक जरूरी बिंदु है। आंदोलन का सामाजिक आधार भी काफी सीमित था। वही दूसरी बात है, ज्यादातर क्रांतिकारी बंगाल में शिक्षित, उच्च जाति के युवा थे, जिस वजह से ये एक व्यापक जन आंदोलन नहीं बन सका। इसने जनता को बड़े पैमाने पर शामिल करने के बजाय व्यक्तिगत वीरता और बलिदान को ज्यादा प्रोत्साहित किया। योजनाएं अक्सर छोटे छोटे गुट बनाते थे और उन्हें अंजाम देते थे। आम जनता की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं होती थी। और शायद यही वजह थी कि अंत में ये सरकारी दमन का सामना नहीं कर सका और बिखर गया। सही कहा। ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से इन आंदोलनों को कुचल दिया और एक मजबूत, व्यापक जनाधार वाले संगठनात्मक ढांचे की कमी के कारण ये आंदोलन लंबे समय तक टिक नहीं सका। लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी विरासत स्वदेशी आंदोलन के सबसे ठोस विरासतों में से एक थी। हाँ, जिसका असर शिक्षित युवाओं पर एक पीढ़ी से भी ज्यादा समय तक रहा। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में विफल रहे, लेकिन आज़ादी की एक लंबी लड़ाई के संदर्भ में सफलता और विफलता का मतलब क्या होता है? क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि इन शुरुआती विफलताओं ने ही बाद में गांधीवादी आंदोलन जैसी सफलताओं का रास्ता तैयार किया होगा? क्या उन्होंने ये साबित नहीं किया कि भारतीय चुपचाप जुल्म नहीं सहेंगे?